वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग फिर से फ्रेंड्स 100 प्रश्नों का फुल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका बिहार होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है 24 जनवरी को। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 8,415 पदों के लिए 14 मार्च और 21 मार्च के लिए, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी सेक्शन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस तरह से सिलेबस है, हिंदी से प्रश्न मिलेंगे, अंग्रेजी से प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद गणित और सामान्य अध्ययन और विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला सवाल देखिए, हिंदी सेक्शन से है आपका कि निम्न में से कौन क्रियार्थक विशेषण का उदाहरण है। क्रियार्थक विशेषण का उदाहरण है। सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भागता हुआ चोर पकड़ा गया। ठीक है, इसमें देखिए भागता गया आपका है, चोर पकड़ा गया फ्रेंड्स। जैसे तो इसमें आपका क्रिया का है जो क्या हो विशेषण बता रहा है। बाकी वो भाग गया, मैं भाग नहीं सका, वे भाग खड़े हुए, इसमें आपका नहीं बता रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि निम्न में से कौन सा क्रियार्थक विशेषण का उदाहरण है। तो भागता हुआ चोर पकड़ा गया, यह है जो उसका उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आपका है कि वह मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया, मोटे काले किए गए पद किस अवयव का उदाहरण है। तो वह मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया, तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर रेफरेंस आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध बोधक है। वह मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया, मोटे काले किए गए पद किस अवयव का उदाहरण है। तो संबंध बोधक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण का कौन गलत उदाहरण है। बहुत अच्छा सवाल है। तो सुनना से सुनवाई, जी हाँ, सुनना क्रिया है और सुनवाई भाववाचक, ये सही है। खेलना से खेल, ये भी खेलना है जो क्रिया है, खेल है जो भाववाचक संज्ञा है। पूजना से पूजा, ये भी सही है। बिकना से विक्रेता, एक गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बिकना से आप बनाइएगा भाववाचक संज्ञा तो क्या बनेगा, तो बिक्री बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है आपका, बिक्री है जो बन सकता है। बिक्री इसका सही होगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो वही आपका पूछा जा रहा था कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण का कौन उदाहरण गलत है, तो आपका ये गलत है क्योंकि बिकना से क्या बनेगा, बिक्री बनेगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से किसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। किसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अकर्मक क्रिया में नहीं होता है। ठीक है, जैसे सकर्मक में मैंने रोटी खाई, तो देखिए कर्ता के इसमें कर्म आ रहा है तो इसमें ने का प्रयोग हो रहा है फ्रेंड्स। अकर्मक क्रिया जिसमें आपका कर्म नहीं रहता उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं सोता हूँ, ठीक है, इसमें आपका कर्म नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे निम्न में से किसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो अकर्मक क्रिया में कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है अंतर्गत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंतर्गत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अच्छा सवाल है। तो क्या हो जाएगा, अंतः जोड़गत। देखिए इस तरफ का सवाल पूछा जाता, अंतः जोड़गत होगा, याद कर लें। अंतर्गत का जो सही संधि विच्छेद होगा अंतः जोड़गत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पंकज में कौन सा समास है। तो मैं समास के बारे में पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि देखिए जिसका मतलब पंकज बोल रहे हैं तो किसी तीसरे किसी विशेष खास अर्थ निकल रहा है। पंकज मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो इस टाइप का जब भी रहेगा तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में तीसरा पद इसका प्रधान होता है। ठीक है, तो पंकज हो गया था, पंकज अर्थात कमल। जैसे लंबोदर अर्थात क्या हो जाएगा आपका, गणेश जी। तो इस टाइप का जो सभी आ जाएगा बहुब्रीहि में। नीलकंठ अर्थात शंकर भगवान, दशानन अर्थात रावण, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि पंकज जब कोई भी शब्द है उसका तीसरा अर्थ निकलता हो, ठीक है, किसी विशेष अर्थ निकलता हो, जैसे पंकज बोल रहे हैं तो कमल आ रहा है ना, तो ये अब बहुब्रीहि समझ में हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। 7 नंबर सवाल को देखें कि पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है। पत्थर की लकीर क्या होगा, पत्थर पर लिखना नहीं, बहस करना नहीं, बात को मनाना नहीं, अमीट हो जाएगा। ठीक है, कहता है ना पत्थर का लकीर है, नहीं मिटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। सवाल नंबर 8 को देखते हैं कि ठोस का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी तरल हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए निम्न में कौन हलधर का अर्थ नहीं है। तो हलधर का अर्थ कौन नहीं है फ्रेंड्स, बलराम को कहा जाता है, कृषक है जो अपना किसान से संबंधित ऋषभ बैल होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका है जो सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में कौन हलधर का अर्थ नहीं है। तो भृंगाल है जो हलधर का
हलधर का अर्थ नहीं है, बाकी बलराम कृषक वृषभ है जो उसका अर्थ है। अगला सवाल को देखें, तरह किस निपात का उदाहरण है? तो देखिए इसमें क्या होता है, तुलना किया जाता है, जैसे कि उसकी तरह यानी मेरी तरह वो नहीं है, उसकी तरह मैं नहीं हूँ, तरह तो क्या तुलनात्मक आ रहा है, इससे पता चल जा रहा है। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुलनात्मक। अगला सवाल को देखिए 11 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन है, अनेकों लोग मारे गए, गलत है। सड़क में भीड़ लगी, ये भी गलत है, सड़क पर भीड़ लगी है। जनता के अंदर असंदेह, जनता में असंतोष, सब गलत है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए कर निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी सेक्शन से देखिए 11 प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। इसी तरह से आपका होमगार्ड का जो एग्जाम है उसमें हिंदी से 11 प्रश्न पूछा जाएगा, 11-12 प्रश्न, और अंग्रेजी से आपको 5 से 7 फ्रेंड्स आपको जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, आप लोग जरूर देखिए फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जीके जीएस को पढ़ने के लिए मेरे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 12 को देखते हैं। आपका ये अंग्रेजी से है, कह रहा है कि दे आर्ग्यूड अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहस करना होता है, आर्गूमेंट मतलब फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे आर्ग्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखें, सवाल नंबर 13 है एंटोनिम ऑफ जेनिथ। जेनिथ एंटोन यानी इसका उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। तो जेनिथ मतलब क्या होता है, शीर्ष बिंदु होता है। जेनिथ मतलब क्या होता है, इसका आपका शीर्ष बिंदु होता है। जेनिथ मतलब क्या होता है, शीर्ष बिंदु होता है। अब इसका देखिए अपोजिट को हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉटम। बॉटम मतलब क्या होता है, बॉटम मतलब तल होता है। तो देखिए इसका याद रखिए, अच्छा है, जेनिथ का जो एंटोनिम उल्टा शब्द हो जाएगा बॉटम हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखें, कर आई पिक आउट द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? तो देखिए इसमें हाइजीन जो लिखा हुआ है, जो सही लिखा हुआ है, HYGIENE। हाइजीन मतलब क्या होता है, स्वच्छता होता है। हाइजीन मतलब क्या होता है, स्वच्छता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट यही हो जाएगा, 14 के ए हो जाएगा। 15 के देखें, चूज द राइट सेंटेंस। इसमें राइट सेंटेंस आपको चुनने के लिए कर रहा है, तो 15 का क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक। गलत है, ही ऑर्डर्ड ए ड्रिंक। जी ए सही है आपका। ठीक है, ही ऑर्डर्ड ए ड्रिंक, ना कि ही ऑर्डर फॉर अ ड्रिंक या ही ऑर्डर फॉर अ ड्रिंक, या इनमें से कोई नहीं थे। आपका राइट आंसर ये है, ही ऑर्डर्ड अ ड्रिंक, यानी आपका राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स गणित सेक्शन से है। पहला सवाल गणित का है, देखिए फ्रेंड्स फटाफट करते चलते हैं। 7200 रुपया का 12.5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना हो? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। इसमें देखिए माह दे रहेगा फ्रेंड्स, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट किस में करेगा, साल में। तो 8 माह है तो इसमें 12 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 3/2 वर्ष। ठीक है, इसको 8 माह को कन्वर्ट करिएगा तो वर्ष में कितना आ जाएगा, 2/3 वर्ष आएगा। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज दर क्या होता है, फॉर्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है फ्रेंड्स। तो आपका हो जाएगा कितना, ये 7200 है। अब 7200 में गुना कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, इसको टोड़िए तो अब गुना कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जो आएगा जा जाएगा, काट दिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, और आपका ये यहाँ पर 3 से है तो 3 से काट दिए यहाँ पर, तो 24 आ गया, यानी 24 गुना 25। ठीक है, 24 गुना 25 करिएगा तो कितना आएगा, 24 × 25, 5 × 20 के 0 हो गया, 600 आएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो समझ गए फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो माह है उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, साल में। तो उसके लिए क्या, 12 से यहाँ भागा दे देंगे तो आ जाता है, कितना आ जाता है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3 तो बन जाएगा। चलिए, तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर आपका आएगा ए आएगा। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें हीरो का सूत्र लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हीरो का सूत्र सब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एस निकाल लेंगे। एस बराबर क्या होता है, तो आपका सभी भुजा का जोड़ अब बटा 2 होता है, तो 13, 14, 15, 13, 14, 15 हो जाएगा फ्रेंड्स। एस बराबर क्या होता है, 13 जोड़ 14 जोड़ कितना हो जाएगा, 15, अब बटा 2 हो जाएगा। जिसको हल करिएगा तो कितना होगा, 13, 14, 15 जोड़िए तो 42 आएगा। ठीक है, 42/2 यानी 21 आ जाएगा, यानी एस बराबर आपका कितना आ गया, एस बराबर आपका 21 आ गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आपका हीरो के सूत्र क्या होता है त्रिभुज से, तो एस होता है, एस माइनस क्या होता है, एस माइनस ए होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एस माइनस बी होता है, इंटू क्या होता है, एस माइनस सी होता है, एस माइनस सी होता है। तो ये फार्मूला पर लगाइएगा फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला पर लगा करके जब हल करिएगा तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा 84 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट। इस पर हल कर लीजिएगा आप,
ये फार्मूला है, इस पर आप एस का मान दे दीजिएगा। एस का मान कितना है यहाँ पर 21 दे दीजिएगा, नहीं तो मैं कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये अंडर रूट हो गया, और जो फार्मूला था एस था, तो एस कितना आया था 21 आया था। अब था एस माइनस ए, तो एस माइनस ए 13 था, और 13 में से आपको 21 में से 13 घटाया तो कितना आएगा, 13 8 21 होता है, तो 21 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर घटाइएगा एस माइनस बी तो 7 आएगा, फिर घटाइएगा एस माइनस सी तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी 21 गुना 8 गुना 7 गुना 6 आएगा। अब इसको तोड़िएगा फ्रेंड्स, तो किस तरह से लिख सकते हैं, 7 गुना 3 21 हो गया, फिर यहाँ 4 गुना कितना 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ 7 रहेगा, फिर यहाँ 3 गुना 2 कर देगा। अब देखिए 7 7 2 के एक बाहर निकाल देगा, यानी इसका वर्गमूल कर देगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स। सिंपल है, अब बना लीजिएगा, फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। यानी सवाल नंबर आपका 17 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हीरो के सूत्र से बना लीजिएगा। अगला सवाल आपका है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर है तथा 16 सेंटीमीटर है। इनमें से बड़ी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाया गया, इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। तो देखिए 12 का रहा है फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसमें जब घुमा करके बनाया जाएगा तो आपको एच ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और उसके बाद में त्रिज्या कितना आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब ऊंचाई इसका 16 आ जाएगा फ्रेंड्स उसी का, और त्रिज्या 12 आ जाएगा, तो फिर हम आप लोग पूछा क्या जा रहा है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए यहाँ पर एच की जगह पर कितना दे देंगे 16 दे देंगे, आर की जगह पर 12 दे देंगे, और हल करिए 22 का पाई का मान 22/7 दीजिएगा, तो हल करिएगा फ्रेंड्स तो इसका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा आप, मेरे ख्याल से एच की जगह पर कितना देना है 16 और आर की जगह पर 12। अब हल करिएगा तो आपका शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो सवाल नंबर जो आपका 18 है, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, इतना पॉइंट में आएगा, 18 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 को देखें कि एक दुकान में पेंसिल पेन तथा कॉपियों 10:2:3 के अनुपात में। ठीक है, यानी पेंसिल का कितना हो गया तो 10 हो गया, पेन का कितना हो गया 2 हो गया, और कॉपियाँ कितना हो गया 3 हो गया। यदि दुकान में कुल पेंसिल की संख्या 120 हो तो कॉपियाँ की संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप अपने तरह से बना सकते हैं, समीकरण मान के एक्स मान के भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि पेंसिल की संख्या हमको टोटल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल संख्या पेंसिल का 120 दिया हुआ है। ठीक है, और आपका पेंसिल 120 है, अनुपात में जो कितना हुआ है इसका 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 कर लिए पेंसिल का संख्या, और इसका तो हम लिख लिए। उसके बाद में आपको पूछा क्या जा रहा है आपको, तथा कॉपियों इतना अनुपात। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या क्या है, तो कॉपियाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 12 36। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं फ्रेंड्स। उसी तरह से अगर जो पेन का कहेगा तो पेन वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो उस तरह से आपका सोल्व हो जाएगा। तो सिंपल सा है, या ट्रिक से इस तरह से बनता है, मैं तो इस तरह से बनाता हूँ। तो 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं 60 रुपये में बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। 60 रुपये में उसे कितनी वस्तुएं खरीदी थी 60 रुपये में। तो सबसे पहले निकालते हैं फ्रेंड्स इसका कि 20 वस्तुएं को 60 रुपये में बेचा तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक नियम से बनाइएगा। तो हमको 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है फ्रेंड्स। तो जब आपका विक्रय मूल्य 20% लाभ होता है, तो जब विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया रहेगा तो कितना हो जाएगा 100/120 हो जाएगा। और जब विक्रय मूल्य कितना है 60 है, तो 60 इसको काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया फ्रेंड्स यहाँ पर, और फिर हो गया ये 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 दहें के 10, यानी 10 × 50। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकल गया, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है कितना निकल गया 50 रुपया निकल गया। अब पूछा जा रहा है क्या, एक नियम से इसे बना सकते हैं, 60 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी। ठीक है, कितनी वस्तुएं खरीदी थी। अब देखिए इस तरह से बना सकते हैं कि 50 रुपया में कितना वस्तु खरीदाता है 20 वस्तु खरीदाता है, तो 1 रुपया में कितना खरीदाएगा 20/50 खरीदाएगा, तो 60 रुपये में कितना वस्तु खरीदाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 5 12 25 60, यानी 12 दूनी 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल है, अपनी तरीके से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 21 देखें। सवाल नंबर आपका 20 का तो राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी यानी 24 हो जाएगा फ्रेंड्स। 20 का कितना आया था बी 24। अब देखिए सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 आपका है कि देखिए लॉगरिथम से प्रश्न है, क्या कर रहा है कि log 10 10 के पावर कितना है 2 दिया हुआ का मान क्या होगा, तो इतना का मान क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है आपका लॉग में, तो लॉग में देखिए क्या होता है आपका कि पावर से गुना होता है फ्रेंड्स
जो लॉग का पावर होता है उसके पावर से गुना होता है और बेस का पावर क्या होता है, भाग होता है। तो देखिए यहाँ पावर का पर गुना, तो यहाँ इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 लॉग लिख सकते हैं, 2 लॉग, और इसका बेस कितना 10 के पावर 10 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ 2, अभी मैंने क्या बताया कि पावर के पावर से गुना होता है और बेस का पावर है जो भाग होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ 2 लॉग इतना लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर से 2 हो गया, और लॉग 10 के पावर 10 कितना मान होता है, तो इसका 1 होता है। तो 2 में 1 से गुना करें कितना आएगा, 2। सिंपल सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 22 देखिए क्या है, यदि ए बी सी, ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई बी है तो ए बी बराबर 12 और डी ई बराबर 24 और ए सी बराबर 16, तो डी एफ का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए समरूप त्रिभुज होता है फ्रेंड्स, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। मान लें कि 2 त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका 2 त्रिभुज है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी और यहाँ मान लेते हैं सी। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चूंकि त्रिभुज है जो क्या समरूप है, तो इसमें समरूप है तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, ए बी बटा कितना, ए बी बटा आप लिख सकते हैं कितना, डी, चूंकि इसका अनुपात बराबर होता है तो ए बी बटा कितना लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। और ए बी बटा डी इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं बी सी। ठीक है, बी सी और बटा कितना लिख सकते हैं, ई एफ लिख सकते हैं, ई एफ, बी सी बटा ई एफ, और इतना बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, ए सी आपका हो गया ए सी, और बटा क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा डी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, डी एफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए करिएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में बच गया आपका कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी ए बटा डी। ठीक है, ए बटा डी बराबर ए बटा डी एफ हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि आपका डी एफ का मान हो जा रहा है, तो देखिए इसका बराबर हो जाएगा जो ए लास्ट वाला हो जाएगा, यानी कि ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ए बी बटा डी ई हो जाएगा, इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए सी बटा क्या हो जाएगा, डी एफ आ जाएगा। अब देखिए ए सी इतना आ जाएगा, तो इसको सोल्व करना है, तो मान आपका दिया हुआ है। तो देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 12, ए बी बराबर 12 दिया हुआ है, नीचे क्या है आपका फिर डी ई, डी कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, इतना बराबर है, फिर कितना है आपका दिया हुआ है, फिर ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी 16 दिया हुआ है, ए सी 16 दिया हुआ है, और डी एफ हमको निकालना ही है, डी एफ निकालना है। तो इसको सोल्व करिए, 12 दूनी क्या हो गया, 24 हो गया, तो मल्टीप्लाई 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, यानी इसका 32 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए आपका सवाल नंबर 23 को देखिए, ये 2 समीकरण है फ्रेंड्स, इसको समीकरण को हल कर लीजिएगा। तो देखिए समीकरण को हल कर, समीकरण 1 इसको मान लेगा, समीकरण 2, तो क्या इसको बराबर हमको करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें तो 2 से गुना करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर ऐसे कर करके काट दीजिएगा एक को, तो एक्स का मान उसे निकल जाएगा, फिर एक्स वाई का मान उसे निकल जाएगा। नहीं तो इसको ऑप्शन से भी करके चल सकते हैं फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर हम क्या क्या डालेंगे कि यहाँ पर जोड़ करके 2 आना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। अब देख लिया यहाँ 2 है, अब बटा अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पर देंगे तो कितना हो जाएगा मान इसका, अंडर रूट में 4 आ जाएगा, यानी 2/4 आ रहा है यहाँ पे, 2/4, इसको काट दिए कितना 1/2 आ गया यहाँ पर, यानी 16 यहाँ बैठा के देखिए तो। और फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर बैठा के देखिए y की जगह पर, तो 3/4 है, तो कितना आ जा रहा है, 3/2 आ जा रहा है। अब देखिए इसको हल करिए, 2 का एलसीएम कितना आया, इसको जोड़ लीजिए, आपका दोनों का एलसीएम कितना आया, 2 और 2 का एलसीएम आया 2 ही आया। ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम कितना आया, 2 आया। फिर यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, 1 जोड़ कितना हुआ 3, यानी 4/2 आया। ठीक है, इसको सब इसमें हम ये मान पुट करके देखते हैं तो कितना आता है आपको, इसका मान कितना आया था फ्रेंड्स, आपका 4/2 आया था, तो 2 दूनी 4, देखिए 2 आ जा रहा है। ठीक है, और यही मान इसमें भी पुट करिए फ्रेंड्स तो -1 आता है। तो 2 तरह से बना सकते हैं, तो इसमें समीकरण में 2 से गुना कर करके फिर कट कर दिया फ्रेंड्स। जैसे इस तरह से कैसे बनाते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना होता है, मान लीजिए 10 है, और x प्लस वाई बराबर कितना है 20 है, तो उसी में है फ्रेंड्स। इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो फ्रेंड्स अगर बराबर है तो नहीं जोड़ मल्टीप्लाई कुछ करते हैं फ्रेंड्स, अगर बराबर नहीं तो उसको पहले बराबर कर लेते हैं। फिर यहाँ जब जोड़ते हैं तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फिर इसी तरह से कट जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको ऑप्शन से भी यहाँ पुट करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखिए क्या है,
सवाल नंबर 24 आपका है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही चाप द्वारा, ठीक है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, परिधि पर बने कोण का मान का क्या होता है, हमेशा दुगना होता है। तो यहाँ देखिए कितना है, 20 है, तो इसका हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए फ्रेंड्स, ऐसा मैथ पहले भी बता चुका हूँ, सिंपल सा मैथ है। क्या कर रहा है, औसत करने के लिए, निकालने के लिए कर रहा है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, कुल को जोड़ देंगे, ठीक है, और बटा फिर कितना संख्या उतना से भागा दे देंगे, और इतना मान दिया हुआ है। तो जैसे कितना हो जाएगा, 4 + 6 + 4 + 3 + 2 + x हो जाएगा। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से इधर हो जाएगा। इतना का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 × 25 50 हो जाएगा, ठीक है, इधर 50 हो जाएगा। तो 6 4 10 3 13 और 2 15 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। यानी आपका कितना आ रहा है, 15 जोड़ x इक्वल टू कितना आ रहा है, 50 आ जा रहा है। 15 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना है, 35 आएगा। सिंपल है। तो ये आपका मैथ का था फ्रेंड्स। इसी टाइप का मैथ आपको ज़्यादा वास्ट नहीं पूछा जाएगा, हल्का फुल्का इस पर ध्यान देते रहिएगा फ्रेंड्स। तो आपका मैथ से प्रश्न आपको बिहार पुलिस और होमगार्ड में पकड़ा जाएगा। मेन ध्यान देना है फ्रेंड्स, आपको जीके जीएस पे, यही आपका स्कोरिंग करेगा। सभी पे ध्यान देना है, हिंदी पे भी ध्यान देना है, सब पर देना है, लेकिन ज़्यादा आपको जीके जीएस से प्रश्न रहेगा। चलिए अब सामाजिक अध्ययन फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 26 से चलते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड नहीं दिया गया था। ध्यान से देखते चलिएगा, किसको नहीं दिया गया था मृत्युदंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। देखिए चंद्रशेखर आजाद को मृत्यु की सजा नहीं दी गई फ्रेंड्स। ये क्या है, 27 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 27 फरवरी कितना, 1931 ईस्वी में, 27 फरवरी 1931 ईस्वी में ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में अपने क्या किए थे, अंग्रेज के साथ मुठभेड़ में खुद को गोली मार ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखें कि अब मेरे पास बुलेट खत्म हो गया और मेरी जान नहीं बचेगा, तो इन्होंने क्या किया था, खुद गोली मार ली थी। तो याद रखिएगा कब, 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। और कौन सा पार्क था, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। यहाँ पर सवाल है किस क्रांतिकारी के मृत्युदंड नहीं दिया गया था। तो चंद्रशेखर आजाद को नहीं दिया गया था, क्योंकि ये 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स, कि लोक हितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध थे। तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी भी कहा जाता है। याद रखिएगा किसे, गोपाल हरि देशमुख को। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, थोड़ा जूम करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं नहीं दिखता है, इतना पर दिखाई दे रहा होगा। 28 नंबर सवाल है आपका, कि किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए कौन सा युद्ध में हुआ था फ्रेंड्स। तो आपको 1526 ईस्वी में, याद कीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध इसमें हुआ था। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध में आपका पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में। चलिए उसके बाद खनवा की बात करते हैं फ्रेंड्स। खनवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये भी आप 15 याद रखिएगा। खनवा का युद्ध हुआ था आपका 16 मार्च, याद रखिएगा, 16 मार्च 1500 कितना 27 ईस्वी में खनवा का युद्ध होता है। ठीक है, आप लोग बोला था डिस्क्राइब करके, तो जो मुझे आता है फ्रेंड्स अभी बताते चलता हूँ। तो खनवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1500 कितना 27 ईस्वी में। आपका खनवा की लड़ाई लड़ा गया था। किसके किस बीच में, तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच में खनवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आपका राणा सांगा की हार हुई थी। तो खनवा का युद्ध याद रखे फ्रेंड्स, 16 मार्च 1527 में। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में। उसके बाद आइए प्लासी के युद्ध में फ्रेंड्स। तो प्लासी का युद्ध तो पूछता ही हमेशा 23 जून, याद रखिएगा, 23 जून कितना 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, किसके किस में बीच में हुआ था फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो ये भी आप जरूर याद रखें। पानीपत की तीसरा युद्ध बोले फ्रेंड्स, तो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई लड़ी गई थी आपका 14 जनवरी कितना, तो 1761 में। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कितना है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किसी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है जो किसके किसके बीच में लड़ा था, तो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति कौन थे, वो सदाशिव राव भाऊ के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार हुई थी 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सब जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीर जी हो जाएंगे। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 30 है कि चर्बी युक्त कारतूसों का संबंध किससे, तो 1857 के विद्रोह में हुआ था फ्रेंड्स। यही के कारण तो हुआ था, मंगल पांडे इनकार किया था फ्रेंड्स, वही विद्रोह किया था, क्योंकि जो एनाफिल जो गन था फ्रेंड्स, उसके कारतूस में क्या होता था कि चर्बी लगा रहता था, गाय की चर्बी लगा होता है। ठीक है,
तो चर्बी युक्त कारतूसों का संबंध किस 1857 के भारतीय क्रांति से है। अगला आपका है फ्रेंड्स कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस रूप में आया था। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सवाल नंबर 1 कलर के रूप में आया था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट क्लाइव भारत जो आया था तो किस रूप में आया था, कलर के रूप में आया था। अगला सवाल है कि लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किस रियासत का अधिग्रहण कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर कौन सा रियासत को अधिग्रहण कर लिया था, तो अवध को कर लिया था। सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि अवध का नवाब था उस समय फ्रेंड्स वाजिद अली शाह था, जो एक नंबर के विलासी जीवन व्यतीत करता है, विलासिता के लिए प्रसिद्ध था फ्रेंड्स। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का बहाना बनाकर में से किस रियासत को अधिग्रहण कर लिया था, अवध का। अवध का उस समय नवाब कौन था फ्रेंड्स, तो वाजिद अली शाह था। ये भी जरूर याद रखिएगा, जो विलासिता के लिए कुख्यात था, प्रसिद्ध था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, किसने कहा था, तो इन्होंने आपको चाणक्य ने कहा था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कौटिल्य चाणक्य क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। 33 का सी, बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल है। देखिए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम टाइप का है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। अब पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सवाल नंबर 34 को देखें। सवाल नंबर 34 है आपका, आज़ाद हिंद फौज पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला था, किस कोर्ट में चला था फ्रेंड्स, कहाँ चला था। सवाल नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, दिल्ली के लाल किले में चला था आपका आज़ाद हिंद फौज पे ऐतिहासिक मुकदमा। सवाल नंबर 35 को देखिए। सवाल नंबर 35 है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ अभी फ्रेंड्स। कह रहा है आपका क्या कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका जो पहले राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जान लें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। तो बंगाल का अगर जो पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स, तो आपका गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। ठीक है, अब पूछा जाए फ्रेंड्स आपके कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यही आपका जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, इन्हीं को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग को। कितना क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग बना था। और देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग का पूरा नाम क्या था फ्रेंड्स, तो विलियम कैवेंडिश बेटिंग नाम था उनका। ठीक है, इनका याद रखिएगा, विलियम कैवेंडिश बेटिंग इनका पूरा नाम था। और लॉर्ड विलियम बेटिंग के ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग जो बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो जब भारत आए थे तो कहाँ का गवर्नर बन करके आए थे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो पहले मद्रास का गवर्नर जनरल बनकर करके आए थे। किसका, तो मद्रास का गवर्नर जनरल बनकर करके ये आए थे। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी फ्रेंड्स। अब देखिए पूछा जाता है इस तरह से प्रश्न कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो राजा गोपालचारी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, जिन्होंने आपको 1829 ईस्वी में क्या क्या था, सती प्रथा का अंत किया था फ्रेंड्स, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा भी लागू किया था। ठीक है, आपका जो लॉर्ड मैकाले है उसी के सिफारिश पे 1829 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को क्या क्या थे, जरूरी कर दिए थे। तो ये सब याद रखिए सबका कॉन्सेप्ट। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए कर रहा है भारत के एकाधिकार, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के साथ। कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है फ्रेंड्स, एक सवाल आता है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो उस तरह से सवाल आएगा पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, तो 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इस टाइप से पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया, तो ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स आपको 1813 दिया हुआ है, कभी कभी वो भी दे देता है फ्रेंड्स 1833 का, लेकिन नहीं देता है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, याद रखिएगा। और अभी मैंने बताया कि पूर्णतः है जो ईस्ट इंडिया किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1833 एक्ट के तहत हो जाएगा। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत याद रखिएगा फ्रेंड्स, सॉरी 1833, मैं 1333 लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, 1833,
और देखिए 1833 में है जो कंपनी का है जो व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को रहेगा तो 1813 हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन पूर्णतः समाप्त रहेगा तो 1833 हो जाएगा। अब भारत का गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल है किस एक्ट के तहत बना किया गया था फ्रेंड्स, तो 1833 के। चलिए अगला सवाल है आपका, अलवाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो अलाई दरवाजा अलादीन खिलजी किया था अपने से, तो ट्रिक से याद आता है अलाई दरवाजा अलादीन खिलजी। सवाल नंबर 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बहुत अच्छा सवाल है। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स? 1764 ईस्वी में हुई थी ना। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। तो उस समय जो वहाँ का बंगाल का नवाब था जो कौन था? मीर कासिम था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेज हुआ था, अंग्रेज एक साइड से था फ्रेंड्स, एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये सब मिलकर के लड़े थे फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। और देखिए जब ये बक्सर की लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, इसके बाद में फिर पुनः बंगाल का नवाब किसे बना दिया था अंग्रेज लोगों ने? तो मीर जाफर ने, क्योंकि मीर जाफर है जो इसका कठपुतली का काम करता था, जो कहता था वही करता था। तो याद रखिएगा कि बक्सर की जो लड़ाई हुई थी आपका अंग्रेज एवं किसके बीच में? तो नवाब मीर कासिम हुआ था, अवध के नवाब मीर कासिम था फ्रेंड्स, अवध के नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट कौन? शाह आलम द्वितीय था। सब मिलकर गए थे तो इसमें हार गया था। लेकिन अंग्रेज जब ये युद्ध जीत गया था बक्सर की लड़ाई फ्रेंड्स, तो पुनः ये बंगाल का नवाब किसे बना दिया था? मीर जाफर को बना दिया गया था। तो सवाल पूछा जाता है तो मीर कासिम उस समय वहाँ का नवाब था। अगला सवाल को देखें। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? किस संधि के? तो पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका फरवरी, डेट तो नहीं याद है फ्रेंड्स, लेकिन 1665 में याद हुआ था। ठीक है, हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ था, जिसमें शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य दान कर दिया था, ठीक है, दे दिया था। तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि। अगला है फ्रेंड्स आपका, साहिबे दीवानी बंदगान संबंधित था, किससे संबंधित था? तो सवाल नंबर 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दासों से संबंधित। याद रखिए साहिबे दीवाने बंदागान किससे संबंधित था? तो दासों से संबंधित था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि मयूरभंज, क्योंझोर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो सवाल नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपका किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि किस सागर का तट नहीं है? तो किसका है फ्रेंड्स? आपका सारगोसो सागर का तट नहीं है। सवाल नंबर 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी आपका ये सब का तट है, जबकि सारगोसो सागर का तट नहीं है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बृहद ज्वार कब आता है? ठीक है, तो क्या होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा पर आता है फ्रेंड्स, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, इसलिए बृहद ज्वार आता है। तो सवाल नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बृहद ज्वार कब आता है? तो बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सीधे रेखा में होते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है फ्रेंड्स? तो आपका बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी है जो क्या है? बुध ही है। ठीक है, याद रखिएगा सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध है। और तो कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है? तो लेह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 45 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 है, कृष्ण छिद्र का सिद्धांत, ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ किसने किया था, चंद्रशेखर ने किया था। इस चंद्रशेखर ने 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखते हैं। सवाल नंबर 47 है आपका फ्रेंड्स कि किस कारक का प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है? तो किसका नहीं पड़ता है? तो आपका हिंद महासागर की उपस्थिति तो है, पड़ता है, मानसून का भी पड़ता है, विषुवत रेखा से निकटता ये भी पड़ता है, समुद्री जलधारा का नहीं पड़ता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि किस कारक का प्रभाव भारत के जलवायु स्तर पर नहीं पड़ता। तो हिंद महासागर के
बगल में इंडिया है फ्रेंड्स, इसका पड़ता है, मानसून वहाँ से चलता है वो भी पड़ता है, और विषुवत रेखा के निकट ये भी चलता है। लेकिन क्या समुद्री जलधारा है जो हम लोग के एरिया में कहाँ चलता है फ्रेंड्स, उतना नहीं चलता है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखें कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्में क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, उसको अरेबिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी का किस्म किस प्रकार का है, तो अरेबिका किस्म का है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे अधिक दक्षिणावर्ती स्थित है, तो दक्षिणावर्ती स्थित है फ्रेंड्स, इसमें आपका 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर है जो दक्षिणावर्ती स्थित है। अगला सवाल को देखें कि महाद्वीपों के किस भाग में सामान्यतया रेगिस्तान की स्थिति होती है, तो महाद्वीप के किस भाग में होती है फ्रेंड्स, आपका पश्चिम भाग में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें कि भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो कितना फैली हुई है फ्रेंड्स, 51 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 नॉटिकल मील होगा। समुद्री दूरी को किस में नापा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा नॉटिकल मील होता है। एक होता है फ्रेंड्स समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो इसको फाइदोमीटर कहते हैं, ठीक है। फाइदोमीटर बर्फ से समुद्र की गहराई मापी जाती है। और एक है जो समुद्री दूरी किससे मापी जाती है, तो आपका नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, फायदम से समुद्र की गहराई हो गया फ्रेंड्स। और ये पूछा जा रहा है भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई थी, तो आपका 12 नॉटिकल मील तक आपका फैली हुई थी। सवाल नंबर 52 को देखें। सवाल नंबर 52 है कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दर्रा है, एलिफेंटा गुफा ना जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। एलिफेंटा दर्रा है, अगर एलिफेंटा गुफा पकड़ लिएगा फ्रेंड्स तो आपको भारत में आ जाए, लेकिन एलिफेंटा दर्रा है तो कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, दर्रा है यहाँ पर। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है, तो सिक्किम से आपका हो जाएगा असम नहीं, मेघालय नहीं, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पश्चिम की जो सीमा सिक्किम से मिलती है, देखिएगा नक्शा आपको पता चल जाएगा, पश्चिम बंगाल की सीमा है जो से मिलती है सिक्किम से। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है, तो ये आपको चित्तूर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 55 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। 55 का तो टकसाल नहीं है कहाँ है फ्रेंड्स, तो देखिए भारत में तो मुख्य रूप से 4 जगह टकसाल है, तो आपको कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स आपका, तो सवाल नंबर पहले इसका आंसर नासिक में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है, तो नासिक में टकसाल नहीं है, यहाँ पर प्रेस नोट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर नोट छपता है ना कि सिक्का छपता है। टकसाल में क्या होता है, सिक्का छपता है, जो क्वाइन होता है वो छपता है। तो कोलकाता में टकसाल है, हैदराबाद में भी टकसाल है, मुंबई में टकसाल है, एक और आपका नोएडा में पड़ता है, ठीक है। टोटल टकसालों की संख्या 4 है फ्रेंड्स, तो याद रखें कोलकाता में भी है, हैदराबाद में है, मुंबई में, और साथ में चौथा में क्या है, तो आपका नोएडा में भी आपको टकसाल है एक, तो याद रखिएगा। आप देखिए जैसे कि प्रेस नोट हो गया तो फ्रेंड्स, तो आपका देवास में हो गया, नासिक में हो गया, ये सब जगह क्या है नोट छपता है। अब बाकी सब पर क्या है टकसाल, जहाँ पर कॉइन बनता है। सवाल नंबर 56 को देखिए। किस राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जिला न्यायाधीश के कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। सवाल नंबर 56 का जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिला न्यायाधीश रहेगा तो राज्यपाल करेगा। अगला सवाल को करते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स कि कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। सिंपल है फ्रेंड्स, लोकसभा सदस्य की जो योग्यता होती है कितनी होती है, लोकसभा सदस्य के 25 वर्ष होती है ना, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा जो सांसद होता है, सांसद का जो होता है कितना होता है, सांसद बनने की आयु कितना होता है, 25 वर्ष होता है, तो जिनका 25 वर्ष है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला सवाल नंबर 58 को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवकों के संरक्षण प्रदान करता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोक सेवकों को संरक्षता प्रदान करता है, तो 58 नंबर का हुआ है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 311 प्रदान करता है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें। सवाल नंबर 59 है कि 97वें संविधान संशोधन का विषय। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न हमको इसमें डॉट लग रहा है, ठीक है। इसमें आंसर दे रहा है दल बदल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो दल बदल विधेयक के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं फ्रेंड्स। दल बदल का जो कब हुआ था फ्रेंड्स, तो अब आप लोग को पता होगा कि जो दल विधेयक संशोधन हुआ था क्या हुआ, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 52वां संशोधन 1985 में आपका ये दल बदल का संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें क्या है दल विरोधी कानून पारित किया गया था। लेकिन देखिए इसमें 97वें संविधान, इसमें आंसर दे रहा है दल बदल, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कन्फ्यूजन है, तो कभी कभी देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से सेट में कन्फ्यूज किया हुआ रहता है, आंसर गलत दिया हुआ रहता है, जिससे कभी क्या मैं ध्यान नहीं देता हूँ तो कोई क्वेश्चन का सवाल गलत हो जाता है। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ फ्रेंड्स, पहले वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद आप लोग के पास जाता हूँ। फिर भी कहीं पर कुछ मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, आप लोग हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सवाल को छोड़ दे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जान ले, जो मैं बताया वही पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था, 1985 ईस्वी में संशोधन
किया गया था, जिसमें आपका दल विरोधी कानून पारित किया गया था। दल बदल विरोधी कानून पाया गया था। और दल विरोधी कानून है जो फ्रेंड्स आपको कौन सा अनुसूची में, तो 10 से दल और 10 से क्या होता है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो याद रखें 52वां संविधान संशोधन याद रखें कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। इसी में दल बदल विधेयक कानून जो बना था वो पारित हुआ था। और इसको किस अनुसूची में रखा गया है, तो आपको 10वीं अनुसूची में दल बदल को रखा गया है। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है फिर संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। 60 का क्या होगा राइट आंसर, गेस करें आप लोग, क्या हो जाएगा। जो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो जाएगा कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। यही है जो आपका संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। बाकी भी लक्षण है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो यही है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। सवाल नंबर 61 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुने। कह रहा है आपका भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है फ्रेंड्स। सिंपल सा प्रश्न है। तो भारत का जो राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अंग होता है ना, संसद का अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। एक अंग तो राष्ट्रपति हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका राज्यसभा हो गया, ठीक है, और तीसरा अंग क्या हो गया आपका लोकसभा है, लोकसभा। तो संसद का निर्माण 3 से होता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित बहुत बार बता चुका हूं फ्रेंड्स। चलिए 63 नंबर सवाल को देखें कि किस कर यानी किस टैक्स से संघ बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है। अच्छा सवाल है, तो कौन सा हो जाएगा 63 का, सॉरी 63 का। 62 को तो हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, ठीक है। 62 का आपका तो ऑप्शन नंबर बी हो गया था। 63 को देखें कि किस कर टैक्स से संघ को बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है, तो 63 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर से उत्पाद शुल्क से। याद रखिएगा कि किस कर से यानी कौन सा कर से संघ बजट को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है, तो उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है। अगला सवाल को लेते हैं कि किस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन का है जो संविधान कैसा है फ्रेंड्स, अलिखित है। अगला सवाल है अब सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का फ्रेंड्स, सब जानते होंगे कहाँ का है, भारत का है। अगला सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 65 का राइट आंसर क्या होगा, 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया था। 65 का बी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल को देखें कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था, तो ये जयपाल जी थे फ्रेंड्स, जो महमूद गजनवी से हारने के बाद में इन्होंने आत्महत्या कर लिए थे। इनका नाम क्या था, जयपाल था। तो बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने विरोध किया था, तो किसने विरोध किया था फ्रेंड्स, आपका दादा भाई नौरोजी ने विरोध किया था। डी हो जाएगा राइट आंसर। 68 नंबर सवाल को देखें, किस शासक के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई, उस शासक का क्या नाम था। तो ब्लैक होल की दुर्घटना कब घटी फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको पता है। जो आपका ब्लैक होल का कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका बंगाल में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लैक होल की थी, इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे लोग को एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें दम घुट करके, जिसे काली कोठरी भी कहा जाता है। तो सवाल नंबर जो आपका 68 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला, ठीक है। किस शासक के शासनकाल में ब्लैक होल यानी काली कोठरी की दुर्घटना घटी थी, तो आपका सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। सवाल नंबर 70 को देखें, संसद में हाल ही में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है, यह सीमा है, यह सीमा कितनी है फ्रेंड्स, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद और राज्य विधानसभा सभाओं का कितना 15%, सॉरी फ्रेंड्स, जी हाँ 70 का राइट आंसर हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये तो आपको 68 देख लिए थे फ्रेंड्स सिराजुद्दौला, और 70 में कह रहा है प्रश्न में आपका कि संसद में हाल ही में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार के सीमाबद्ध किया है, यह सीमा कितना है, तो 70 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, संसद और राज्य विधानसभा का कितना 15%। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए सामान्य विज्ञान में आ जाते हैं। सामान्य विज्ञान से बाकी प्रश्न है आपका 30 प्रश्न है फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको पूछा जाएगा।
तो विज्ञान में से देख लेते हैं। पहला सवाल है, जल में आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जब हम जल क्या कर रहा है सवाल की, जल में आयतन का क्या होगा, जब जल का तापमान हम 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा। ठीक है, इसका आयतन है जो क्या होता है, पहले घटता है और बाद में बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। फिर से देखिए, अच्छा सवाल है कि जल में आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब उसका जल का तापमान को क्या करेंगे 9 डिग्री से गिराकर, इतना नहीं, पहले बढ़ा हुआ उसको घटाएंगे तो क्या होगा, तो इसका आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। चलिए सवाल नंबर 72 को देखिए। सवाल नंबर 72, पानी का अधिकतम घनत्व क्या होता है, पानी का सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ये भी देखिए सवाल बहुत बार पूछा गया है, समुद्र में प्लवन करते बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग रहता है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 74 को देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। देखिए पवन जनित्र क्या होता है फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो देखें यहाँ पर पंखी लगा रहता है इस तरह से, और इसमें हवा से क्या होता है, ये सब पंखी क्या होता है, घूरता है। ठीक है, हवा से जो पंखी क्या घूरता है, और नीचे में क्या रहता है, टरबाइन लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स, जहाँ पर उसे यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा होता है, जहाँ पर जनित्र घूरता है विद्युत जनित्र, और वहाँ पर विद्युत पैदा होता है। तो इसको पैदा करने के लिए इसके कितना, कम से कम तो 15 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवा की जरूरत पड़ती है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल को कम से कम कितनी होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। बहुत अच्छा सवाल, याद रखिएगा, कम से कम इतना चाहिए तभी वहाँ पर विद्युत उत्पन्न होगा। सवाल नंबर 75 को देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो जो फ्यूज रहेगा गर्म तार में जोड़ेगा, यानी विद्युतमय तार जिसमें रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 75 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि इसमें विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है फ्रेंड्स। अगला देखें, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का जो डायनमो होता है फ्रेंड्स किस पे है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज देखिएगा, डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डायनमो का क्या फंक्शन काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन। सवाल नंबर 77 को देखिए। सवाल नंबर 77 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दशा को संकेत करता है, टॉप मोस्ट वीवीआई के फ्रेंड्स। आप लोग गेस करें इसका राइट आंसर, आप लोग कर पाते हैं या नहीं, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है, तो किसका करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 77 का आपका बल का करता है। ठीक है, अंगूठा किसका करता है, तो बल का करता है। देखिए इसको ट्रिक से भी याद रखते हैं, फ्लेमिंग ऐसे अंगूठा ऐसे करते हैं तो ताकत रहती है, इस तरह से हम थम्स अप करते हैं ना फ्रेंड्स, तो अंगूठा दिखाते हैं, तो इस तरह से भी याद रखें अंगूठा। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम में अंगूठा दिखा रहा है, नहीं किसके पास बल है, जिसके पास, देखिए इस ट्रिक से भी याद हो जा रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से याद रखें कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का अंगूठा किसके आता है, जिसके पास अंगूठा है वो बल है, जिसके पास फ्रेंड्स वही नहीं दिखाएगा अंगूठा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा आज के बाद, फ्लेमिंग के में क्या होगा, बल का हो जाएगा, जिसके पास बल है वो अंगूठा किसी को भी दिखा सकता है। चलिए सवाल नंबर आपका 78 को, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो क्या होते हैं फ्रेंड्स, विद्युत परिपथ की शक्ति यानी पी बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आपका विभवांतर बट्टा प्रतिरोध होता है। ठीक है, यानी V²/R होता है। इसका राइट आंसर बिल्कुल यही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा, ठीक है, पावर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत शक्ति के पावर बराबर हो जाएगा आपका V²/R हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है मात्रक वाट के बराबर नहीं है, वाट के बराबर कौन नहीं है, तो 79 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि वस्तु का मात्रा बदलने पर और प्रतीत क्या रहेगा, तो मात्रा बदलिएगा तो उसे घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भार आयतन द्रव्यमान में बदलाव होगा फ्रेंड्स, लेकिन डेंसिटी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है फ्रेंड्स के इतना में 7 इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, तो किसके साथ में है फ्रेंड्स, 81 का जो राइट आंसर होगा आपका फ्लोरीन के साथ है। ठीक है, ये फ्लोरीन के साथ। अगला है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट और टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल, इसका जवाब आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं के लिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अपचय भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 82 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगी, तो OF2 में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये 2F2 है तो इसका +2 हो जाएगा। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 84 को देखें। पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? मैं बार बार बताता था फ्रेंड्स कि पीएच स्केल था, जो पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। कितना बार बताया? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। दूध का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? 85 का गेज करें तो कितना होता है? लगभग 6.5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जो आपका किसका है? 7.4 तो आपका ब्लड का होता है, लेकिन दूध का पीएच मान होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है, तो 6.6 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है फ्रेंड्स? शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, तो इसका 7 हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए कि वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है। तो वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र का क्या कहलाता है? तो वोल्टमीटर कहलाएगा। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस में तो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? देखिए इसका आंसर है, इसमें आंसर शीट में गलत दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि जो सिगरेट का लाइटर होता है इसमें ब्यूटेन होता है, इसमें आपका मीथेन दे रहा है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका यही होगा। ठीक है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है? तो 89 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूटेन। याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स की सेप्टिक टैंक। ठीक है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो सेप्टिक टैंक रहता है उससे मीथेन निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान का वह शाखा है। तो सिल्वी संकर में क्या होता है? कष्ट वन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन का अध्ययन किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 92 देखते हैं। मृदा का अध्ययन किया जाता है, 50 बार बता चुके हैं, पैडोलॉजी के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। मृदा मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? मिट्टी हुआ। ठीक है, मृदा मीन्स क्या होता है? मिट्टी होता है, जिसका अध्ययन पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वलयों आपका जो एक तरह से पेड़ पौधे में होता है फ्रेंड्स, वलय होता है, रिंग्स है उसका, तो इसका हो जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 93 का। चलिए सवाल नंबर 94 को देखिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 को देखिए फ्रेंड्स, आपका 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु को कारण आपका क्या होता है? चेचक तो होता है, वायरस से होता है फ्रेंड्स, पेचिस भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस है, हैजा है जो किससे होता है? तो आपका जीवाणु से होता है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया से होता है। 96 को देखें। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोव्स्किन किया था। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो कौन होता है? जो फली बीज होता है, मटर बटर वाला, वही होता है फ्रेंड्स नाइट्रोजन यौगीकरण में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 97 का। सवाल नंबर 98 को देखिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है इसका फ्रेंड 98 का? तो इसका जो राइट आंसर क्या करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। 98 का ये हो गया। चलिए 99 को देखते हैं फ्रेंड्स कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? 99 की देख लेते हैं, उसके क्या कहते हैं? तो उसका साथ संबंध जो होता है सहजीवी होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका 99 का बहुत अच्छा सवाल है, देख लेंगे वापस से कि फलों पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो सहजीवी कहलाते हैं। और राइजोबियम है जो उसमें रहता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा फलों गांठ में तो सहजीवी का संबंध होता है, उसको भी फायदा होता है, उसको भी फायदा होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 50 बार बताए हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? लीवर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। और इससे संबंधित जान ले, यकृत से पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। यूरिया का भी निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। तो ये सब याद रखिएगा। देखिए यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड ग्रंथि है, इसी में आपका पित्त रस का निकलता है फ्रेंड्स, जमा होता है पित्ताशय में। अग्नाशय के बारे में फ्रेंड्स, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है, जिससे आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 प्रश्न था फ्रेंड्स। देखिए वीडियो पूरा सेट सॉल्यूशन करने में कंटिन्यू 50 मिनट हम लोग को कंटिन्यू बोलना पड़ता है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग का भी फर्ज बनता है फ्रेंड्स कि वीडियो को लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम तक किसी तरह से फुल प्रैक्टिस सेट और इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का जिस तरह से सिलेबस उसी तरह से करवाया जाएगा फ्रेंड्स। तो चैनल पर पुनः एक बार कहूँगा कि जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।